नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके सामने बंद दरवाजे का राज लेकर एक और कहानी आ चुकी हूँ। यह एक काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाज़ा हमेशा मैंने बंद ही देखा। बहुत सी सच्ची झूठी कहानियाँ सुनी थी इस हवेली के बारे में। लोग कहते हैं हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियाँ बिताने अपनी दीदी के घर आती हूँ और गांव के लोगों के ये किस्से सुनने को मिलते हैं। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियाँ ही लगती है। एक दिन मैंने अपनी दीदी से हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दीदी हवेली के नाम से ही डर गई, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियाँ थी वहाँ। हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू की पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज संयोग समझ के भुला दिया। नई बहू देखने में बहुत सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल गए थे शिकार पे। वहीं उनकी मुलाकात नई बहू से हुआ था और वो उनके प्रेम जाल में पड़ गए। कौन जानता था नई बहू कोई सामान्य कन्या नहीं, बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसा के अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनकें भी चली गई। अब तो अक्सर ही कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगी थी। उसने बहू पे नज़र रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते हुए देख लिया। दोनों में कहा सुनी हुई। छोटे ठाकुर ने वहाँ पड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और अपने बाकी परिवार के साथ उस गांव को छोड़ के चला गया। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज वहाँ रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली जाने का। मुझे देखना था जो कहानी लोग सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ कर लिया। शाम को मौका पाकर हम हवेली पहुँचे। हवेली की डर की आवाज़ से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना भी कम था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी भयानक लग रही थी। मेन दरवाज़ा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पे नज़र डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, वो दरवाज़ा खोल दो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पे एक पुराना ताला लगा हुआ था जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज़ आई, दी हटो। मैंने मुड़ के देखा। मेरा भाई रोनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोल के हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाज़ा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे
वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के सर लगाए हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर के गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि एक आवाज़ आई, ठक। मैं चौंक गई। मैंने आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पे मुझे एक परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज़ लगाई, रोनित, क्या तुम हो वहाँ पे? रोनित। तभी नीचे से आवाज़ आई, हाँ क्या हुआ, वो देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए वहम हो रहे हैं। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ। उस कमरे में अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नज़र दीवार पे लगी तस्वीर पे गई। एक कपल की पेंटिंग थी वो। एक लड़का जो कुर्सी पे बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पे, आंखों में चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं बुरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी कमरे में एक तीखी कनफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया और वो दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से कमरे से भागी और रोनित को ढूंढने लगी। मैं बस उस हवेली से जल्द निकलना चाहती थी। मैं सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और रोनित को आवाज़ दी, रोनित, रोनित, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे अब चिंता होने लगी। मैंने उसे हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी अचानक से ऊपर से आवाज़ आई, दी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। आवाज़ आनी भी बंद हो गई। मैंने डरते डरते आवाज़ दी, रोनी, क्या यहाँ है तू? भाई मजाक मत कर, हमें निकलना है यहाँ से अब। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और भी डर गई। मैं गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी, तभी मेरी दाईं तरफ के गलियारे में एक आवाज़ आई, दी। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली। वहाँ रोनी खड़ा था। मेरी जान में जान आई उसे देख के, लेकिन इसके पहले मैं उससे कुछ कहती, उस डायन का साया मुझे रोनी के पीछे दिखा। लंबी काली चोटी और चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे देखा और अगले ही पल उसकी चोटी रोनी के गले में लिपट गई और वो उसे खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं ये सब देख के सुन्न रह गया और जैसे ही मुझे स्थिति समझ आई, मैं उसी रास्ते पर भागी, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने बारी बारी से हर कमरे में देखा। गलियारे के अगले कमरे की तरफ मैं बढ़ी। ये आखिरी कमरा था, लेकिन दरवाज़ा बंद था।
मैंने उसे धकेला लेकिन वो नहीं खुला। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एकदम से खुल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठी। बहुत हैरानी की बात थी, पूरी हवेली में अंधेरा था लेकिन ये कमरा रोशन था। इस कमरे की हालात देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कई सालों से बंद है। एकदम साफ सुथरा कमरा था ये। कमरे में एक अलग ही ठंडक थी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोर की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा, एक छोटा सा संदूक गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उसमें कुछ तस्वीरें थी। एक आदमी की सफ़ेद कुर्ता धोती पहने अपनी मूंछों को ताव देते हुए। शायद ये तस्वीरें बड़े ठाकुर की थी। तस्वीरों के साथ में एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। माननीय ठाकुर मान सिंह जी, आपका शक एकदम सही निकला। आपके छोटे भाई की पत्नी एक डायन है। उसकी नज़र इस गांव पे पड़ चुकी है। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात एक बलि लेगी। इसके पहले वो अपने काम को अंजाम दे, आपको उसे खत्म करना होगा। गुरुजी ने कहा है डायन की शक्ति उसकी चोटी में है। उसकी चोटी काटने से वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने ये सिद्ध किया हुआ चाकू भेजा है। बलि लेने से पहले आपको उसे मारना ही होगा। मैं समझ चुकी थी ये कमरा हो न हो बड़े ठाकुर का ही था और अब मुझे उस डायन को ख़त्म करके अपने भाई को बचाना था। मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिल गया। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे उठी, मैंने सोचा कि वो आखिर है कहाँ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, वो वही अपने कमरे में मिलेगी। मैं चौंक गई, लेकिन मैं समझ गई थी ये बड़े ठाकुर की आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती है। मैं जल्दी से उस डायन के कमरे तक आई। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। कमरे का हुलिया बदल चुका था। पूरे कमरे में दिए और मोमबत्तियाँ जल रही थी। डर से मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखे। तभी मैंने देखा रोनी नीचे फर्श पर लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही हैं। मैं समझ गई वो मेरे भाई की बलि देना चाहती है। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे देखना चाहा कि तभी उसने मुझ पर जोरदार वार किया। मेरी आंख मंत्रों की आवाज़ से खुली। मुझे याद आया किस तरह उसने मुझ पर वार किया और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसकी चोटी काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने पलट के मुझे देखा। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। उसने अपनी चोटी की पकड़ मेरे गले पर बनाई और मुझे दीवार के सहारे टांग दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, रोनी बचाओ बचाओ रोनी। मुझे छटपटाते देख वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अचानक रोनी को होश आने लगा। मैं और ज़ोर से चिल्लाने का प्रयास करने लगी। रोनी ने मुझे इस हाल में देखा तो बुरी तरह डर गया। मैंने उसे इशारा किया चाकू उठाने का, जो मुझसे नीचे गिर गया था। इसके पहले डायन का ध्यान रोनी पर जाता उसने चाकू मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना समय गंवाते हुए चाकू पकड़ा और अपने गले पर कसी डायन की चोटी काट दी। चोटी कटते ही उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी और देखते ही देखते वो डायन राख में बदल के हवा में उड़ गई। उसके मरते ही माहौल में एक हल्केपन का एहसास हुआ। रोनी जल्दी से मेरे गले लग गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकले।
नीचे आकर देखा तो वो मनहूस दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनते रहो। और अगर आपके पास खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी, और यह कहानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो आप शेयर करो ताकि लोग इससे कुछ सीख सके। अखिल, मैंने लाइब्रेरी से जो बुक लाने के लिए कही थी क्या उसे ले आए आप? नहीं, अवनी, उस बुक को किसी और ने इशू कर लिया था, पर एक और बुक लेकर आया हूँ, रोमांच से भरी। अच्छा, कहाँ पर रखा है उस बुक को? सामने टेबल पर रखी हुई है, देख लो। ये कौन से ज़माने की बुक उठाकर ले आए आप? कितनी पुरानी है यह? तुम्हें तो उसमें लिखी स्टोरी पढ़नी है ना, नई या पुरानी से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो चला सोने, गुड नाइट। अब इन किताबों के बीच में तन्हा बेचारा और क्या भी कर सकता है। माहौल में दोनों की हंसी तैर गई। अच्छा जी, अवनी ने बेंच की कुर्सी पर बैठे हुए कहा। ठंड की सर्द रात में बेडरूम के एक कोने में लकड़ियां जलती हुई गर्माहट दे रही थी, और खिड़की के बाहर कोहरे की वजह से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वह घड़ी की ओर देखने लगी। रात के 11 बज रहे थे। फिर उसने उस पुरानी पुस्तक का पहला पन्ना पलटा जिस पर किसी तांत्रिक की छायाचित्र बनी हुई थी, जिसके नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ था, तांत्रिक अघोरनंद। यह पुस्तक दिखने में बहुत पुरानी लग रही थी, पर इसके पन्ने सही सलामत लग रहे थे। अवनी ने हाथों से उलट पुलट कर देखा। उसने उस पुस्तक को और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें छोटी सी नोट भी, इस पुस्तक में जिन बातों का समावेश किया गया है भी काल्पनिक नहीं है। अवनी रोमांच से भर उठी है। उसे बचपन से ही रहस्यमयी किताब पढ़ने का बेहद शौक रहा है। उसने ना जाने अभी तक ऐसी कितनी ही पुस्तकों को रात भर जाग कर पढ़ा है, जब तक वह खत्म ना हो जाए तब तक। कुछ 50वें पन्ने पलटने के बाद इनका 51वां पन्ने पर बने चित्र को वह देखती रह गई। और कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खिड़की से देख रही हूँ। काश मैं इस जगह को देख पाती, कहकर वह बुक मार्क को वहाँ पर रख देती है और बाजू में रखे ग्लास में पानी डालकर पीने लगती है। फिर से बुक हाथ में लेकर उस चित्र को निहारना शुरू करती है। कुछ देर में उसे नींद का आभास होना शुरू हो जाता है और वह अपने आप को नींद के आगोश में जाते हुए महसूस करती है। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से अखिल की नींद टूटती है। सर्द मौसम में उठते ही बेड टी का मिल जाना कितना सुखद लगता है, बस वैसे ही जैसे गुनगुनी धूप में बैठना। अवनी, यार एक चाय तो पिलाओ। कुछ जवाब नहीं आता है। फिर, अवनी क्या यार, एक कप चाय ही तो मांगा है। वैसे भी आज संडे है, नाश्ता थोड़ा लेट कर लेंगे। कोई आवाज़ नहीं आने से वह बेड से उठकर किचन की ओर जाता है, पर वहाँ तो उसे अवनी नहीं दिखाई देती है, और ना ही ड्रेसिंग रूम में। बाथरूम में जाकर चेक करता है, यहाँ भी नहीं। बालकनी में नहीं थी। आखिर गई तो गई कहाँ होगी इतनी सुबह? तभी डोरबेल बजती है। न्यूज़पेपर वाला आया और कहकर दरवाजे के पास पहुँचता है, पर यह क्या, यह तो अंदर से लॉक है, तो उसने ही रात में सोने से पहले किया था। अब उसका दिमाग बुरी आहट को सोचकर झन्ना जाता है। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? और अवनी घर से कैसे? कहीं जाती तो मुझे बताकर ही जाती। ओह माय गॉड, यह सब क्या हो रहा है? अपने और अवनी की पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि वह घर से ही गायब हो चुकी है? सोचते हुए वह अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, जो कि घर से थोड़ी दूर पर ट्यूलिप अपार्टमेंट में रहता है। अखिल उसे रात से लेकर सुबह तक की पूरी घटना बताता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त उसके घर पर पहुंचता है और चाय का मग पकड़ते हुए कहता है, इत्मीनान से मुझे कल की सारी बातें बताओ। उसने मुझे लाइब्रेरी से बुक लाने के लिए कहा था और अब वह घर से गायब हो चुकी है। कहीं इस घर में कोई बुरा साया तो नहीं? पता नहीं यार, घर में शिफ्ट होने से पहले हमने पूजा तो करवाया था। आखिर
हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे अपार्टमेंट में भी कुछ ऐसी ही अलग तरह की घटना हुई थी, तो उन्होंने किसी सिद्ध तांत्रिक का सहारा लिया था। हमें भी फौरन उनके पास जाना चाहिए ताकि अवनी को सही समय पर ढूंढा जा सके। दोनों कार पार्किंग की ओर जाते हैं और शहर से दूर एक आश्रम में पहुंचते हैं जहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम चलता रहता है। हमें तांत्रिक बाबा से मिलना है, उनके शिष्य कहते हैं। वे अभी हवन कर रहे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी आपको। तब तक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। उस मंदिर के प्रांगण में आलेखित कुछ विशेष बातों को अखिल पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वे तांत्रिक बाबा आते हैं। कहो बालक, क्या समस्या आ गई है तुम्हारे जीवन में? अखिल, मेरी पत्नी रात सुबह घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, कैसे कहीं जा सकती है वह बिना दरवाज़ा खोले? चलो मुझे अपने घर ले चलो। वह अपने शिष्य से जरूरी सामान की थैली मंगवाते हैं और चारों साथ में अखिल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तांत्रिक बाबा दरवाजे पर नींबू काटते हैं, उसी दरवाजे की चौखट के बीचों बीच में रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद नींबू का रंग लाल हो जाता है। नींबू काट कर रख देने से कैसे लाल हो गया तांत्रिक जी? बेटे, यही तो है वह मुसीबत जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई है। क्या? कल तक तो सब ठीक था। तब तो वह मुसीबत थी, कल तक तुम्हारे घर में नहीं आई थी, पर आज है, कहकर वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सभी कमरे में जाकर निरीक्षण करते हुए बेडरूम तक पहुंचते हैं। वहां पर कुछ अलग तरह की तरंगों को महसूस करते हुए कहते हैं, अन्य कमरों की अपेक्षा इस कमरे में मुझे कुछ अलग तरंगें मिल रही हैं। कहने के बाद में आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी सिद्धि के माध्यम से रात में हुई बातों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत से मोड़ ले लिया है तुमने इस खूनी पुस्तक को घर में लाकर। तुम्हारी पत्नी भी इसी पुस्तक में समा गई है इसे पढ़ते पढ़ते। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई पुस्तक में कैसे समा सकता है? बाजू में खड़ा उसका दोस्त उसे समझाता है, यह सिद्ध तांत्रिक है, अपनी सिद्धि से सब कुछ जान सकते हैं, पर अब अवनी कैसे इस पुस्तक में जा सकती है? इसके लिए तुम्हें रात्रि का इंतजार करना होगा। तुम्हें भी यह पुस्तक को पढ़ना होगा और उस चित्र के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी तुम अपनी पत्नी को बचा पाओगे। 3 रात्रि के बाद तुम उसे कभी वापस नहीं ला पाओगे। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं, अखिल कहता है। विश्वास तो करना पड़ेगा बालक। यह जगत तंत्र मंत्र यंत्र जैसे अनेक साधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर सब संभव है, इसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग इसे सब कल्याण के लिए उपयोग में लाते हैं और कुछ स्वार्थ से वशीभूत होकर अपना अहित कर बैठते हैं। आज रात्रि का इंतजार करो। वहाँ जाने के बाद अगर कोई समस्या आती है, उसके लिए तांत्रिक बाबा उसे 2 ताबीज़ देते हैं। इसे वहाँ जाकर तुम पहन लेना और अपनी पत्नी के मिलने पर उसे भी पहना देना, कहकर वह तांत्रिक बाबा उसे समझाते हैं। पर हम वापस कैसे आएंगे यहाँ? हम तरंगों के माध्यम से बात करेंगे। तुम्हारे वहाँ प्रवेश करने के बाद स्वयं का विवेक भी इंसान को बड़ी मुसीबत से निकाल देता है। वह तांत्रिक अपने बुरे कार्य को अंजाम देने के लिए लोगों के घर जाकर इस पुस्तक को छोड़कर आता था और 51वां पन्ने पर पहुंचकर जो इस चित्र को निहारता था वह उसके आकर्षण में बंध जाता था और इस पुस्तक में समा जाता था, जो उसके द्वारा दी जाने वाली बलि होती थी। तुम्हारी पत्नी भी इसी तंत्र मंत्र यंत्र से सिद्ध की गई पुस्तक के द्वारा वहाँ तक पहुँची है। वह तांत्रिक अभी जिंदा तो नहीं है, पर उसकी पुस्तक में अभी भी जान है। वह उसमें प्रविष्ट करवा कर लोगों की जान ले लेता है। उसने अपनी सिद्धि से अपने को अमर करने के लिए ऐसे यंत्र की स्थापना की जो 10,000 बलि लेने के बाद पूर्ण हो जानी थी। पर मृत्यु भी एक सच है जिसे कोई नहीं जीत पाया है। तुम्हारे आने के बाद इस पुस्तक को पूर्ण विधि विधान के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। अर्धरात्रि में अखिल पुस्तक पढ़ना शुरू करता है।
कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे नींद आ रही है और कुछ देर बाद वह भी उस जगह पर नहीं होता है। बाहर तांत्रिक बाबा, शिष्य और उसका दोस्त सभी सीसीटीवी के माध्यम से उस कमरे में होने वाली हरकतों को देख रहे थे। वे तीनों दौड़कर उस कमरे में प्रवेश करते हैं और उस पुस्तक के पास जा पहुंचते हैं जहां पर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। अवनी, अवनी कहाँ हो तुम? मैं अखिल, तुम कहाँ हो? मुझे सुन पा रही हो तो आवाज़ दो, कहकर वह उस जंगल में ढूंढने लगता है। रात में झिंगूरों, चमगादड़, उल्लू की आवाज़, सर्द हवाएं उस जंगल को और भी डरावना बना रहे थे। वह उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद, अवनी क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अवनी, यह तो निखिल की आवाज़ है। वह उस दिशा की ओर पागलों की जैसे गिरती पड़ती बढ़ने लगती है। अखिल, अखिल तुम आ गए। अंधेरा छटने लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। अखिल और अवनी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अखिल, तुम यहाँ? जैसे तुम पहुँची हो वैसे मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो अवनी, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा मत कहो अखिल, मेरी वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो। अब हम वापस कैसे घर जाएंगे? उस पुस्तक के चित्र को देखकर हम यहाँ आए थे। कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लेंगे अवनी, वापस अपने घर जाने के लिए। दोनों प्यास से तत्तर-बित्तर हो चुके थे। चलते चलते वे एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ पर दो झरने बह रहे होते हैं। एक पर नीला पानी और एक पर सफ़ेद पानी की धार बह रही होती है। वे दोनों पानी पीने के लिए जैसे ही अंजूरी में भरते हैं, वहाँ से एक आवाज़ आती है, नीला झरना, मैं सही, पियो मेरा पानी। दूसरा कहता है, सफ़ेद झरना, मैं सही, पियो मेरा पानी। दोनों झरने को बोलता देख सहम जाते हैं। कौन हो तुम? हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? सामने आओ। तभी एक पुराने हो चुके पेड़ से आवाज़ आती है। दोनों उस पेड़ के पास आ पहुँचते हैं। आश्चर्यचकित होकर उसे कहते हैं, आप कैसे बोल पा रहे हो? यह सब उस तांत्रिक अघोर नंद का कार्य है। वह मेरा शिष्य था। वह अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था। अघोर नंद वह अपनी जिद में अड़ा रहने वाला था। उसे समझाने से कोई बात नहीं समझ में आता था। एक दिन मैंने भी उसे समझाने का यत्न करने लगा, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर मुझे वृक्ष बना दिया, अपनी सिद्धि से बांध दिया। जब मैं रात्रि विश्राम कर रहा था, मुझसे, डरो मत, यह दोनों ही जहरीले पानी है। यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर एक कुंड है जिसका पानी तुम दोनों ही पी सकते हो। उसे मैंने ही सिद्ध किया हुआ है, वह कभी नहीं सूखता। पर बाबा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम पर कृपा कीजिए। अचानक वृक्ष बाबा मौन साध लेते हैं। यह उसका रचा हुआ क्षेत्र है बेटी। उसने मुझे नहीं बताया है, पर उसने कहा जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वह जाएगा। बाबा को धन्यवाद। आभार जताकर वह दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुंड की ओर बढ़ते हैं और उस कुंड का पानी पीकर अपने को राहत पहुंचाते हैं। अखिल, मुझे भूख लग रही है। हाँ चलो, मैकडोनल्ड से मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और तुम्हारा फेवरेट लावा चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ और अपने लिए कोका कोला भी बुला लेता हूँ, अवनी कहती है। कहकर दोनों हंसने लगते हैं। हंसते हंसते अवनी रोने लगती है। क्यों रो रही हो तुम? हम मर तो नहीं जाएंगे ना यहाँ आकर? अवनी कहती है। नहीं, अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है। मैं तो अपने को नाती पोतों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और तुम बहू के बनाए खाने में नुक्स निकालते हुए, अखिल बोलता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि अवनी कहती है, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या? ऐसे ही गले लगाने के लिए मैंने तुमसे मजाक किया था मेरी जान। शाम अब घिरने लगा था कि अचानक दोनों ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसे देखकर वह दंग रह जाते हैं। अखिल, यह तो वैसे ही जगह है हूबहू जैसा मैंने पिक्चर में देखी थी जहाँ से हम आए थे। तभी उसे अचानक से याद आता है। वह बताने लगता है, तुम्हारे जाने के बाद उन तांत्रिक बाबा ने मुझे यह ताबीज़ और पीली सरसों के दाने दिए हैं, इसे पहन लो। दोनों ही उसे धारण कर लेते हैं। उतने में ही अखिल को तरंगे मिलती है। तुम दोनों ठीक हो ना?
आज की रात इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें स्वयं खोजना होगा, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाओगे। उस भयानक जंगल में तेजी से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। मुझे घर जाना है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। कई भयानक आवाज़ें उस जंगल में गूंज रही थी। सिद्ध ताबीज़ की वजह से वह सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दोनों उस आवाज़ को सुनकर कहते हैं कि यह उनकी आत्माएं हैं जो यहाँ आकर वापस नहीं जा पाए। उनकी आत्मा कितनी अशांत लग रही है, इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? हे प्रभु, इन सब की मदद करो, इनको मुक्ति दो। अचानक अखिल देखता है कि चांद की रोशनी एक घेरेनुमा जगह पर पड़ती है। वहाँ पर उसको कुछ प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। अवनी जल्दी आओ यहाँ पर। तो एक दरवाजे का इमेज बना हुआ है। क्या हमारे इस जंगल से निकलने का रास्ता यही तो नहीं? पर निकलेंगे कैसे? जब मैं तांत्रिक बाबा के आश्रम में गया था, वहाँ पर दीवार में कुछ चित्र बने हुए थे जिनमें कुछ पहेलियाँ थी, चित्रों के साथ, जिसमें दिखाया गया था कि पहले के राजा महाराजा अपने खजानों को कैसे तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से सुरक्षित रखते थे। यहाँ भी कुछ ऐसी ही पहेली तो नहीं छुपी हुई है? वह आसपास कुछ खजान खोजने लगते हैं। अचानक उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसे समझ में नहीं आता किस भाषा में लिखी गई है। तांत्रिक बाबा से तरंगों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता है। तांत्रिक बाबा को उस लिपि को देखने के लिए कहता है। बाबा ध्यान मग्न होकर तुरंत उस लिपि को पढ़ने लग जाते हैं। वह उसे समझ जाते हैं। अब उसे तरंगों के माध्यम से उस रहस्यमयी पहेली को बताने लगते हैं। जब सप्त ऋषि दिखाई दे और वह आकाश पर उस दरवाजे की सिद्ध में आए, तब वह दरवाज़ा स्वतः खुल जाएगा। उस पल दरवाजे में तुम दोनों को खड़े रहना होगा। वह मात्र कुछ क्षणों के लिए ही खुला रहता है, अन्यथा तीसरी रात्रि के बाद तुम दोनों बच नहीं पाओगे। अवनी घबरा ना जाए सोचकर वह उसे नहीं बताता और सप्तऋषि के प्रतिबिंब को उस दरवाजे के ऊपर आने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद अवनी अखिल से कहती है, मुझे नींद आ रही है, अच्छा सो जाओ, पर जब मैं जगाऊं तो तुम जाग जाना, वरना हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। कुछ समय बाद वह देखता है सप्तऋषि उस दरवाजे की सिद्ध में पहुंच चुका है। वह अवनी को उठाता है और उसका हाथ पकड़ के दौड़ते हुए उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह सिद्ध दरवाज़ा क्षण भर के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। उसी पल पीछे मुड़कर वे सरसों के दाने को फेंक देते हैं। वह दोनों अपने आप को अपने बेडरूम में पाते हैं, जहां बाबा, शिष्य और उसका दोस्त उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उस पुस्तक को अनेक सिद्ध तांत्रिकों द्वारा अभिष्ट योग से नष्ट कर दिया जाता है और उन तमाम मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है, ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ फिर से ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो जाए, उस रहस्यमयी पुस्तक के जाल में ना फंस जाए। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी आप इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहो। तो अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास भी खुद की कोई कहानी है या हॉरर स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी। अरे सुनिए ना भाई साहब, मुझे बस आगे के मोड़ पर बने ढाबे तक जाना है, प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? देखिए, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस मिस हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। यह कहकर मनीष ने शशांक से लिफ्ट ली। शशांक भी अकेला ही था गाड़ी में, तो सोचा ठीक ही तो है, किसी की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी ये सफ़र सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल शशांक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मनीष को मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा किया। इशारा पाकर मनीष गाड़ी में बैठा और शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी कुछ ही दूरी तक ही गई थी कि शशांक की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई।
तो शशांक ने घबरा कर एकदम से झटके में गाड़ी रोकी। तो मनीष ने पूछा, शशांक क्या बात है, ऐसे गाड़ी क्यों रोकी तुमने? यह सुनकर शशांक ने कहा, भाई मैंने अभी अभी बैक सीट पर तेरे बगल में किसी को देखा। तो मनीष बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद ज़्यादा ही सोचते हो, तो ऐसा हो रहा है, भूल जाओ, चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। तो शशांक ने भी सोचा कि शायद मेरा वहम था और गाड़ी बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों सब भूल गए। 10 मिनट बीत चुके थे इस वाकया को हुए कि अब बारी थी मनीष के डर से बेहाल होने की। मनीष शशांक से बात कर ही रहा था कि एक जोर की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी और गाड़ी के रुकते के साथ ही जाने कहाँ से शशांक की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक लड़की आकर गिरी। लड़की के गिरने के साथ ही विंडशील्ड पर खून की एक लंबी धार बह गई और मनीष ने देखा कि वह लड़की सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है और शशांक बस यही बोले जा रहा था कि अब इस खटारा को यही रुकना था, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। मनीष रुक, मैं देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है। यह कहकर शशांक गाड़ी से उतरा और टायर चेक करने लगा। ये सब बातें मनीष के कान में जा तो रही थी पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। मनीष रह रह करके उस लड़की को देखे जा रहा था जो विंडशील्ड पर लेटी हुई थी और खून में लथपथ मनीष को ही घूरे जा रही थी। चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए हुई थी। उस लड़की ने अपना एक हाथ उठाया और खून से विंडशील्ड पर लिखा, बस 2 दिन। इतना कहते के साथ ही उसकी एक जोर की चीख के साथ विंडशील्ड टूटकर शीशा मनीष के चेहरे में गड़ गया। मनीष ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। एक झटका लगा जोर से तो पाया कि शशांक ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी जिससे उसकी नींद टूट गई थी। मनीष ने शुक्र मनाया कि ये सब बस एक ख्वाब भर ही था। शशांक पीछे मुड़ा और बोला, मनीष तो पागल हो गया है क्या, ऐसे क्यों चिल्लाया? शशांक मजाक ना उड़ाए इसलिए उसने शशांक को कुछ नहीं बताया। मनीष ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। शशांक आगे मुड़ा और गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि गाड़ी एक अजीब सी आवाज़ के साथ बंद हो गई। एक बार फिर डर के मारे मनीष का गला सूख गया और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। शशांक वही सब दोबारा दोहरा रहा था जो मनीष ने अपने सपने में देखा था कि अचानक तभी एक लड़की उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर तो नहीं गिरी पर शशांक की तरफ वाली खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ हुई तो एकदम मनीष और शशांक का ध्यान उस तरफ गया। एक लड़की काला गाउन पहने घबराई हुई सी उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी और बोली कि मुझे दरियागंज जाना है पर रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझे वहाँ के ढाबे तक छोड़ सकते हैं क्या? शशांक उसे देखते ही मान गया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, जी बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। मनीष आगे की सीट पर आकर बैठा और उस लड़की को पीछे बैठा दिया। शशांक ने गाड़ी बढ़ाई और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरा नाम सुनैना है। यहाँ क्या कर रही हो? पूछने पर पता चला कि उसकी सगाई है और अपने मंगेतर से मिलने आई है। नाम उसने बताया, SS द्विवेदी से उसकी सगाई हो रही थी जो कि दिल्ली के नामी बिजनेसमैन है। यहाँ क्यों है ये पूछा तो उसने बताया कि उनका पुश्तैनी घर दरियागंज में और वो सगाई वहीं करना चाहते हैं। शशांक ने मुस्कुराते हुए मनीष को देखा तो वो कुछ चिंता में था। उसने पूछा, मनीष क्या हुआ तुझे? तो मनीष ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अब मनीष ने सुनैना से पूछा कि सुनैना कब है तुम्हारी सगाई? सुनैना मुस्कुराते हुए बोली कि मेरी सगाई 22 फरवरी को है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद देने की सोच ही रहे थे कि सुनैना बोली, 22 फरवरी 2014।
को है मेरी सगाई। ये सुनकर शशांक ने एकदम झटके से गाड़ी रोकी और मनीष और शशांक दोनों पसीने में लथपथ हो गए। ये सुनकर शशांक ने झटके से गाड़ी क्यों रोकी, ये जानने के लिए आप कहानी को पूरा जरूर सुने। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। दोनों की आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। चिल्लाना तो चाहते थे पर फिलहाल तो सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। पलटकर सामने देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी ठीक ढाबे के सामने रुकी थी। दोनों हड़बड़ी में उतरे और अंदर गए। पहले तो खाना खाया दोनों ने और फिर मनीष ने अपने बॉस को फ़ोन किया और पूछा, सर जिनसे मिलना था वो कब आएंगे। दरअसल मनीष एक स्मगलर था और नशे की स्मगलिंग करता था। तो मनीष को जवाब मिला कि शहर में हाई सिक्योरिटी होने के कारण डील 2 दिन डिले हो गई है। मनीष को गुस्सा तो बहुत आया पर कर भी क्या सकता था। बहरहाल सब्र का घूंट पीकर रह गया मनीष ने सोचा कि 2 ही दिन की बात है, क्या वापस जाना अब। मनीष ने कहा कि भाई मुझे तो 2 दिन यहाँ इंतज़ार करना होगा, तो तू जाना चाहता है तो जा सकता है। शशांक ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी नहीं जा सकता, और एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोला, बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकाना है तुझसे, ऐसे कैसे चला जाऊं। ये सुनकर मनीष थोड़ा सा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मतलब। तो शशांक एकदम हंसा और बोला, अबे मजाक कर रहा हूँ, मेरे बॉस का फ़ोन आया था, जिस मीटिंग के लिए आया था वो 2 दिन बाद हो रही है। तो मनीष थोड़ा चिढ़ा तो ज़रूर है पर हल्का मुस्कुराया और बोला, तू भी ना, चल कोई अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट देखते हैं, अगर मिल जाए तो। फिर ढाबे के मालिक के पास गया और बोला, भाई यहाँ कोई होटल मिल जाएगा आसपास। तो ढाबे का मालिक बोला, जी थोड़ी ही दूर एक ढाबा है, डेविल्स ऑनर्स। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा पर अब रहना तो था ही ना, फिर चाहे नाम भले डेविल्स ऑनर हो या एंजल प्लेस हो। तो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही एक आवाज़ आई, कहाँ चले गए थे आप दोनों। दोनों को ऐसे लगा कि उनकी नसों में खून की जगह बर्फ भर दी हो। दोनों ने डरते हुए पलटकर देखा तो पाया कि सीट पर सुनैना बैठी थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, बस 2 दिन। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाते के साथ ही अलार्म की एक जोर की आवाज़ के साथ उसकी नींद टूटी। मनीष अभी तक अपने होटल के कमरे में सो रहा था। हांफते हुए अभी सांस ठीक से ली ही थी कि उसकी नज़र कागज़ पर पड़ी जो टेबल पर पेपर वेट के नीचे फड़फड़ा रहा था। देखा तो वो शशांक का लेटर था जिसमें लिखा था, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। आज 20 फरवरी थी। मनीष पहले तो उठा ही 1 बजे था। रात को देर से सोने की वजह से नींद देर से खुली। उठकर मुंह धोया और जैसे ही तौलिए से मुंह पोंछने को तौलिया चेहरे पर रखा वैसे ही मनीष की चीख पूरे होटल में गूंज गई। मनीष को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो एकदम बाथरूम से बाहर निकला और हांफते हुए बेड पर बैठा था और जैसे ही सामने शीशे की ओर देखा तो लगा जैसे यहीं सांस रुककर दिमाग फट जाएगा। शीशे पर लिखा था, बस 1 दिन और। ये देखते ही मनीष भागा बाहर की ओर, ये सोचकर कि बाहर भीड़ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। मनीष नीचे गया और खाना ऑर्डर किया। वेटर वहां आया और खाना लाकर टेबल पर रख दिया। मनीष ने जैसे ही प्लेट का ढक्कन हटाया तो मनीष की रगों में बहता खून जम सा गया। उसने देखा कि प्लेट में केचुए मरे पड़े थे और पूरी प्लेट केचुओं और गाढ़े लाल खून से भरी थी।
और बदबू तो ऐसे आ रही थी मानो अभी ही मनीष उल्टी कर देगा। देखते ही देखते मनीष ने वो प्लेट उठाकर जोर से नीचे पटकी और जैसे ही खिसियाता हुआ वेटर को मारने को पलटा, अभी उसका हाथ हवा में आधे में ही था। जब मनीष ने देखा कि उसके सामने वेटर के कपड़े में वही लड़की सुनैना खड़ी थी, तो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। उसके तो जैसे पैर जम से गए थे। वो एक बार फिर मजबूर हो गया अपने फेफड़ों की पूरी जान लगाकर चिल्लाने पर, और उसकी आवाज़ पूरे होटल में गूंज गई। वो बस चिल्लाए जा रहा था और तब तक चिल्लाता रहा जब तक होटल के मालिक ने आकर उसे झकझोर कर ये नहीं पूछ लिया कि क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। मनीष डरा हुआ और गुस्से में एक ही वक्त पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सुनैना यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की नहीं चुड़ैल है, मुझे मारना चाहती है। नहीं, ये चुड़ैल भी नहीं है, ये पागल है, पागल। देखो मुझे ये सड़े हुए बदबूदार केचुए खिला रही है। मालिक बोला, सर देखिए, ये कोई सुनैना नहीं है, ये तो होटल में काम करता है और आपका ही तो ऑर्डर था नूडल्स विद रेड सॉस का, तो वो वही लाया है। देखिए। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो वो एक बार फिर चकरा गया। वहाँ एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा था और नीचे गिरी हुई प्लेट में केचुए नहीं नूडल्स थे। मनीष तो जैसे पागल ही हुए जा रहा था। मनीष भागा वहाँ से अपने कमरे में और कमरा लॉक करके एक कोने में डरे सहमे बच्चे की तरह दुबक कर बैठ गया। बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। नींद तब टूटी जब शशांक ने उसे हिलाकर उठाते हुए पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कोने में क्यों बैठा है, पसीने में तत्तर बत्तर? चल उठ, बेड पर बैठ जा। मनीष ने घबराते हुए बोला, भाई यहाँ कुछ तो गलत है। भाई मुझे हर तरफ वो सुनैना दिख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या? यह सुनकर शशांक बोला, भाई तू थक गया है, चल बिस्तर पर आराम कर, डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ये सुनकर मनीष को थोड़ा तसल्ली मिली थी तो उठकर बेड पर लेटा। शशांक ने बोला, भाई तू आराम कर, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। यह कहकर शशांक अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों में मनीष को दोबारा नींद आ गई। नींद में ही उसने महसूस किया कि उसके सीने पर वजन पड़ रहा है और किसी की बर्फ से सर्द सांसें उसके तपते हुए चेहरे पर गिर रही है। उसने धीमे से आंखें खोली तो आंखों ने ठीक से देखना शुरू किया तो उसके सामने एक चेहरा था जिसे देखकर मनीष की नसों में बहता खून रुक सा गया और लगा कि हड्डियां तो बर्फ से जम गई है। उसके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो उसकी गाड़ी की विंडशील्ड पर गिरी थी और इस वक्त उस पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ मनीष के सीने पर थे। उसके चेहरे से बहता खून मनीष के चेहरे पर इस कदर टपक रहा था मानो उस लड़की के बदन में 4 लोगों जितना खून हो। अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा करके मनीष चिल्लाया और डर से आंखें बंद कर ली। चीख सुनकर शशांक दौड़ा आया और मनीष को झकझोर कर पूछने लगा कि क्या हुआ मनीष? मनीष ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि भाई देख, वो मेरे ऊपर बैठी है, मुझे मार देगी वो। तो शशांक ने इस बार चिढ़कर चिल्लाते हुए बोला, मनीष कुछ नहीं है यहाँ, सब तेरे दिमाग का वहम है, आंखें खोलकर जरा देख तो सही। इतना सुनते ही मनीष ने आंखें खोली तो वहाँ ना तो कोई लड़की थी और ना ही खून। वो अपने ही हाथों से अपना सीना दबाए हुए था। शशांक ने कहा, भाई सीने पर इस तरह हाथ रखकर मत सो, मेरी माँ बोलती है कि सीने पर हाथ रखकर सोने से ऐसे बुरे सपने आते हैं। मनीष को लगा शायद यही हुआ होगा, पर दिन में हुए वाकया को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। खैर दोनों सोने चले गए और पूरी रात कुछ और नहीं हुआ। आज 21 फरवरी 2019 थी। मनीष फिर 1 बजे उठा।
शशांक फिर वैसे ही चिट्ठी रख कर गया था जिसमें लिखा था, भाई मेरी मंगेतर आ रही है, शाम तक उसे लेकर आ जाऊंगा क्योंकि कल डील साइन करने के बाद मेरी सगाई है। मनीष मुस्कुराकर दोबारा लेट गया। लेटे हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि उसके पीछे सर के ऊपर दीवार में ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। मनीष ने उठकर पीछे नज़र दौड़ाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मनीष ने वहम समझकर नज़रअंदाज किया और उठकर मुंह हाथ धोने गया कि मुंह हाथ धोकर खाना ऑर्डर करेगा। 4 कदम चला ही था कि उसके पीछे उसी जगह से फिर वही आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर इस बार उससे रहा ना गया तो उसने दीवार पर लगी तस्वीर हटाई तो जो देखा उसे कभी वो अपने भयानक ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वहाँ दीवार पर मानो किसी ने नाखून से खुरच कर खून से लिखा था, बस आज का दिन। मनीष अभी सुन सा हो गया और वहीं खड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीष ने सुकून की सांस ली कि शशांक आ गया। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का झटका दिया हो। मनीष के सामने एक बार फिर सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर मनीष अंदर तक डर गया। इस बार सुनैना खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि बिखरे बालों में सर पर चोट लिए खून से लथपथ थी। गाउन उसका पूरी तरह फटा हुआ था। गाउन की जाली वाली एक बाजू ऊपर से नीचे तक फटी हुई थी। गाउन एक तरफ से घुटने तक इस कदर फटा हुआ था मानो किसी ने ज़बरदस्ती फाड़ा हो। उसके घुटने से जहाँ तक गाउन फटा था उसके पैरों तक वो खून से सनी हुई थी। दूसरा पैर यूं टूटा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। पर हैरत की बात तो ये थी कि अभी भी वो हंस रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाया जिस पर ऐसे निशान लगे थे जैसे मानो किसी ने ज़बरदस्ती हाथ को किसी चीज़ से रगड़ दिया हो, और हंसते हुए वो बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना, प्लीज़ दीजिए ना, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो ज़ोर से हंसने लगी और फिर जैसे ही उसका हंसना बंद हुआ वो इस कदर तड़प कर चिल्लाई कि मनीष घबरा कर पहले तो 2 कदम पीछे हटा और फिर बेहोश हो गया। रात को जब शशांक आया तो देखा दरवाज़ा खुला था और मनीष बेसुध होकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसने मनीष को उठाया और बिस्तर पर लिटाया। हैरानी तो इस बात की थी कि शशांक किसी डॉक्टर को ना बुलाकर मनीष के जागने का इंतजार करने लगा, मानो उसे पता था कि उन्हें क्या करना है। बेहोशी उसकी ऐसी थी कि अगले दिन शाम को ही खुली। उसके जागते ही शशांक ने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था, तो उसने शशांक को सब बताया। शशांक को अब वहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था। उसने मनीष से कहा, अपना सामान बांध, हम मेरे घर जा रहे हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है। सब सामान पैक करके निकलने में करीबन 1 घंटा लगा। बाहर चेकआउट करके वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। लगा कि सब ठीक हो गया, पर एक बार फिर उनकी डर के मारे कांपने की बारी थी। उनकी गाड़ी दोबारा एक झटके के साथ उसी जगह पर रुकी जहां उन्हें सुनैना मिली थी। उनकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर वही लड़की आकर गिरी। इस बार उन दोनों को वो लड़की दिखाई दी थी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोनों ने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो विंडशील्ड पर कोई भी नहीं था। करीबन रात के 10 बज रहे थे। वो गाड़ी के अंदर बैठने को ही हुए थे कि वहाँ की सर्द हवाओं को चीरती हुई एक आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। आवाज़ ने धीमे से दोनों के कानों में कहा, मनीष। दोनों चौंकते हुए पीछे पलटे तो पीछे सुनैना खड़ी थी। सुनैना गुस्से में बोली, मनीष मेरा कंगन लौटा दे। मनीष पीछे पलट कर बोला, शशांक भाई भाग वहाँ से, भागना ही।
वो अपनी बात पूरी कर भी ना पाया था कि उसे एक झटका और लगा। मौत के सामने अकेला खड़ा होना किसे कहते, ये मनीष को उस वक्त महसूस हो रहा था, क्योंकि जहाँ अब तक शशांक था वहाँ अब ना तो शशांक था और ना ही उसकी गाड़ी। अब मनीष पूरी तरह डर चुका था। मनीष ने पलटकर देखा तो अब तक उसका हमदम बना शशांक उस कटी फटी हालात में खड़ी सुनैना के बगल में खड़ा था। गले में ऐसे निशान मानो किसी ने रस्सी से रगड़ा हो, आंखें धसी हुई और चेहरा इस कदर सफ़ेद पड़ चुका था जैसे शरीर में एक बूंद खून की ना हो। मनीष हड़बड़ाते हुए बोला, शशांक भाई क्या हो गया तुझे? निकल वहाँ से वरना वो मार देगी। शशांक ने सुनैना की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी सुनैना मुझे कैसे मार सकती है? मैं तो 4 साल पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनकर मनीष अब पागल हुए जा रहा था कि सुनैना एक बार फिर बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना। ये कहते कहते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनीष जैसे ही भागने को पलटा तो उसके पीछे एक और लड़की सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी। उसे देखकर मनीष एकदम ठोकर खाकर नीचे गिरा। उसकी कमीज की जेब से एक मोटा सोने का कंगन नीचे गिरा। उस कंगन को देखकर उसे 4 साल पहले घटी घटना याद आ गई। दरअसल 4 साल पहले इसी रोड पर मनीष को एक सुनैना नाम की लड़की मिली थी, जिसे अपनी सगाई के लिए जाना था, पर रास्ता भटक गई थी। मनीष पेशे से एक चोर था जो देर रात मदद करने के बहाने लोगों की चीज़ें छीनता और उन्हें बेहोश हालात में जंगल में छोड़ देता। उसे ढाबे तक छोड़ने की बात करके मनीष ने उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी रोकी और छुरी निकालकर सुनैना से उसके सारे गहने और पैसे निकालने को कहा। ये सुनकर कमज़ोर सुनैना ने सब गहने और पैसे वहाँ उसे दे दिए। उसके हाथ में एक मोटा सा सोने का कंगन था। मनीष ने ज़बरदस्ती वो भी निकाल लिया। ज़बरदस्ती निकाले जाने के कारण सुनैना के हाथ रगड़ने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रोते हुए उसने हाथ जोड़कर बोला, देखिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस वो कंगन मुझे दे दीजिए। मेरे मंगेतर ने दिया है, बहुत कीमती है वो मेरे लिए। ये कहकर रोने लगी। तभी मनीष की नज़र उसके खूबसूरत और जवानी से भरे बदन पर गई। वो हंसा और उसे बालों से पकड़कर जंगल में ले गया। ज़बरदस्ती करते हुए पहले तो उसने उसकी गाउन की बाजू कंधे से लेकर हाथ तक खींचकर फाड़ दिया। सुनैना ने उसे धक्का दिया और भागने को उठी। मनीष ने उसे एक और धक्का दिया जिससे वो नीचे गिर गई। मनीष ने उसके पैर पर पैर रखकर इस कदर दबाया कि नाजुक सी सुनैना एक दर्दनाक चीख के साथ तड़प उठी। मनीष ने उसका गाउन खींचकर घुटने तक फाड़ दिया। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था मनीष। सुनैना ने फिर भी उसके आगे हाथ जोड़े कि उसे छोड़ दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर उस हैवान ने उसे बालों से पकड़ा और 2-3 बार जोर जोर से पास पड़े पत्थर पर उसका सर मारा, जिसकी वजह से वहाँ उसकी मौत हो गई। ये सब पास खड़ी मालिनी ने देख लिया, जो मनीष की गर्लफ्रेंड थी, जो कि वहाँ से गुजर रही थी। और मनीष की गाड़ी देखकर ये सोचकर उसे ढूंढने लगी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर उसे क्या खबर थी कि उसे अपने मनीष की हैवानियत का नज़ारा यूँ दिखेगा। वो डर के मारे भागी वहाँ से। मनीष उसे पुकारता ही रह गया। वो अपनी गाड़ी में बैठे उससे पहले ही मनीष ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे इतनी दूर फेंका कि उसका सर जाकर पत्थर पर ऐसे लगा कि वहीं उसकी मौत हो गई। उसने उसकी और सुनैना की लाश उस गाड़ी में डाली और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी से कूद गया। गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई जिससे कि गाड़ी में आग लग गई।
और एक धमाके में मनीष की हैवानियत का हर सबूत जलकर राख हो गया। पर कहते हैं ना कि इंसान के गुनाह छुप जाते हैं, पर कभी कभी उन गुनाहों के निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ मनीष के साथ। मनीष ये सब याद कर ही रहा था कि शशांक की आवाज़ सुनकर उसकी सोच टूटी। शशांक ने बोलना शुरू किया। उस दिन ये दोनों ही नहीं मरी थी, बल्कि और भी कोई मरा था। वो था मैं। हाँ, मैं मरा था उस दिन। मनीष ने घबराते हुए पूछा, मतलब? शशांक ने बोलना शुरू किया। जिस एस द्विवेदी से सुनैना की सगाई हो रही थी वो मैं था, शशांक सिंह द्विवेदी। हाँ, मैं था वो। अगले दिन जब मेरी सुनैना के खो जाने की खबर मिली तो मैं पागलों सा उसे ढूंढने लगा। यहीं इसी जगह पर मेरी सुनैना ने आत्मा के रूप में मुझे तेरी हैवानियत के बारे में बताया। हाँ, यहीं इसी पेड़ पर लटक कर मैंने जान दी थी, क्योंकि मैं मेरी सुनैना से बहुत प्यार करता था। 7 साल से उसके साथ था, अब अलग कैसे हो सकता था? पर बचोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। उसके इतना कहते के साथ ही मनीष हवा में उड़ा। मनीष चिल्लाता रहा। पहले तो उसकी कमीज की बाजू हाथ तक अपने आप फटी और सुनैना की दर्द भरी वो चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। चीखें गूंजती रही और जैसे जैसे चीखें गूंजी वैसे ही मनीष की चीखें बढ़ती गई और ज़ोर से किसी ने उसे ज़मीन पर पटका और उसका पैर अपने आप मुड़ा और एक आवाज़ के साथ टूट गया। टूटने के साथ ही जंगल में अब मनीष की चीखें और गूंजी और तभी सुनैना चिल्लाई। हाँ, यूं ही मैं चीखी थी, गिड़गिड़ाई थी, पर तुझे जरा रहम ना आया। फिर उसका सर पास ही पड़े पत्थर से 3-4 बार वैसे ही टकराया जैसे सुनैना का टकराया था। वो एकदम झटके से उठा और भागा रोड की तरफ। जब पीछे पलट कर देखा तो एक गाड़ी में मालिनी आ रही थी। तब उसने सोचा कि जब पहली बार मालिनी को गाड़ी की विंडशील्ड पर देखा था तभी यहाँ से भागकर चला जाना चाहिए था। वो ये सोच ही रहा था कि गाड़ी नए एक टक्कर मारी और मनीष उछलकर हवा में उड़ गया और उसके उछलते के साथ ही मालिनी की एक चीख गूंजी और वो उसी पत्थर पर गिरा जहां मालिनी गिरी थी। सर पर इतनी चोटें लगने के बाद मनीष में चलने तक की हिम्मत ना रही। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी शशांक के चेहरे पर एक भयानक हंसी आई और कहीं से एक रस्सी आकर मनीष के गले में लिपट गई और मनीष एक झटके के साथ खिसकता हुआ जा रहा था जब उसकी एक आखिरी चीख जंगल में गूंज गई। सुबह वहाँ से गुजरने वाले लोगों को उसी पेड़ पर मनीष की लाश लटकी मिली जहाँ 4 साल पहले शशांक की लाश मिली थी। कहते हैं ना, कुछ गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में नहीं पर उस दुनिया में बराबर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस तरह की कहानियाँ आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। और ये काल्पनिक कहानी थी, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अगर आपके पास भी कोई खुद की रियल स्टोरीज़ है या हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। बाहर लॉन में बैठी चाय ही पी रही थी, साथ ही साथ अखबार के हेडलाइंस को भी पढ़ ले रही थी। सहसा मेरी नज़र एक हेडलाइन पर गई। मुझे एक झटका सा लगा और पिछले दिनों की कुछ तस्वीरें सामने आ गई। कुछ 4 साल पहले की बात है। ग्रीष्मकाल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हम सब नानी जी के घर पहुंच गए थे और सबने छुट्टियों की योजना अपने हिसाब से बना ली थी।
पर मुश्किल ये थी कि जितने लोग उतनी योजना। आप सोच रहे होंगे सब कौन? जी, हम मतलब मैं और मेरे कजिन्स। मैं, गुनगुन, स्वीटी दीदी, सत्यम और अंश। हम पांचों ने योजना तो बनाई, पर सबकी अलग अलग ख्वाहिश थी। किसी को डांस क्लास या कराटे क्लास ज्वाइन करनी थी, तो किसी को बस मूवी देखना और सोना था। इसी बात पर हमारी बहस शुरू हुई थी, और इससे पहले कि हमारी बातें झगड़े का रूप लेती, माताजी ने आकर जोरदार फटकी लगाई और गृह कार्य करने को बोल चली गई। हम सब भी एक दूसरे को देखकर काम पर लग गए। आखिर हमें भी पता था जितनी जल्दी होमवर्क पूरा होगा उतनी ही जल्दी हम घूमने जा सकते हैं। रात का समय था। रात का भोजन कर हम छत पे बैठ फिर से जाने की बात शुरू कर दी थी, जिसका निष्कर्ष किसी के पास ना था। हम बातों में गुम थे, तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगी तो हमारा ध्यान गया तो देखा अंश गेट के पीछे से आवाज़ निकाल हमें डराने की कोशिश कर रहा था। सहसा दीदी, जिसे स्वीटी भी कहते हैं, उसने कहा, मिल गया आइडिया, हमें क्या करना है छुट्टी में। दीदी की बात सुनकर हम सभी भी उत्साहित हो गए और उनको घेर कर बैठ गए। तभी अंश ने कहा, वाह दीदी, जल्दी बताओ क्या करना है। मैं तो बोर ही हो गया, छुट्टियां आधी हो गई पर मम्मा तो बस होमवर्क ही कराती रहती है। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। फिर दीदी ने बोला, क्यों ना हम गांव चलते हैं, वहाँ से वो डरावनी हवेली घूमते हैं। वैसे भी आम भी गिर रहा होगा, चलते हैं ना सब, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनते ही सब खुश हो गए और हमारा ट्रिप भी फाइनल हो गया। अब बस हम सबको होमवर्क पूरा कर पैकिंग करनी थी। 2 दिन बाद आखिरकार सबका काम पूरा हुआ। पैकिंग हो गई और हम लोग निकल गए अपने गांव के लिए। दीदी अपने स्कूटी से और सत्यम अपनी फटफटी, हम लोग बोलकर चिढ़ाते हैं उसे, बुलेट से निकल पड़े। नानी जी, मामी और मौसी ये सब कार से गए, आखिर उन्हें अपने गांव में घूमना था। जी सही समझे आप, मैं अंश दीदी के पीछे और गुनगुन सत्यम के साथ। अब ऐसा इसलिए कि हम तीनों के पास डीजल नहीं था। करीब 4 घंटे बाद हम सब पहुंच गए अपने गांव। वैसे तो सब खाते पीते मौज मस्ती करते रुक रुक कर आए थे, पर फिर भी सब थक चुके थे, इसलिए सबने भोजन किया और पड़ गए बिस्तर पे। उसी दिन शाम का समय, सोने से थोड़ा आराम मिला। सब हाथ मुंह धोकर आंगन में बैठ गए चाय के इंतजार में कि तभी अंकित का आगमन हुआ। अंकित हमारी मौसी जी का बेटा था। अब चाय के साथ सब बैठ गए प्लानिंग करने, भूतिया हवेली पर कब जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या ले जाएंगे। आज तो शाम रात में ढल रही थी, तो हमने अगले दिन भूतिया हवेली पर जाने का फाइनल किया और फिर से लग गए सब बातों में। आपको थोड़ा सा बताते हैं हवेली के बारे में। हमारे गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली है। लोगों के अनुसार 45 साल से खाली पड़ी है, पर किसी को भी सही नहीं पता क्या है, क्यों है। सबके पास एक अलग ही कहानी होती है बताने को। 150 कमरे की ये आलीशान हवेली आज वीरान पड़ी है। लोग भूत बाधा का नाम दे वहाँ जाने से मना करते हैं। अब ये तो इंसानी फितरत है, जिस बात के लिए मना किया जाएगा करते भी वही है सब। तो इस बात को सच करते हुए मनाही करने के बाद भी हम लोग निकल पड़े हवेली के दर्शन के लिए। करीब 1 घंटे में हम खड़े थे हवेली तक पहुंचने वाले मार्ग पे। हवेली देखने की उत्सुकता सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी हमने सड़क के किनारे ही एक चाय की टपरी देखी, तो हम लोग वहां पहुंच गए और चाय का ऑर्डर देकर पास लगी सीट पर बैठ गए। तभी अंकित ने चाय वाले भैया से पूछा, काहो भैया, ये हवेली कितना दूर है? चाय वाले भैया, अरे बाबू, तोहे लोग का वो हवेली जायक है, ज़्यादा दूर नाई है, बस यही सड़क पकड़ ले चल जाइबू, बड़ी के हवेली है, दिख जाही तोहका। अंकित धन्यवाद कह ही रहा था कि गुनगुन ने पूछा, चाचा क्या वो सच में डरावनी हवेली है? क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? बता दीजिए ना। चाय वाले भैया, अरे बिटिया, हमहू के कुछ नहीं पता,
बस उतने ही जाने थे जितना सब ने सुने हैं। अंज तो उतना ही बता दीजिए ना चाचा। अरे बबुआ, वहाँ एक चौकीदार है, उनसे पूछ लियो, वो बता देगी। चाय ख़त्म कर हम लोग सड़क पकड़े और चल दिए। लगभग 7 मिनट बाद एक आलीशान हवेली हमारे सामने थी। तभी हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी। शायद चौकीदार थे यहाँ के। हम लोग उनके पास पहुँच गए और कोई कुछ पूछता उससे पहले ही अंश के सवालों का पिटारा खुल गया था। अंश, भैया क्या हुआ था यहाँ? कौन रहता था? कहाँ गए सब? भैया हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए और हमें बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, जानता तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना सुना हूँ वो ही बता सकता हूँ। अंकित, हाँ भैया वही बता दीजिए। चौकीदार भैया ने बताना शुरू किया। यहाँ के निवासियों के अनुसार एक सेठ हुआ करते थे। ऐशो हराम की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। और कुछ सालों बाद उनके आंगन में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। सेठ सेठानी की खुशियाँ आसमान पर थी। सेठ ने तो अपनी तिजोरी खोल दी थी। धन दौलत रुपया पैसा दोनों हाथों से लुटा रहे थे। और यह हवेली, जिसका नाम था राखीज मैंसन, सेठ में अपने इकलौती बेटी के तोहफे में दे दी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, किंतु 21 वर्ष की आयु में ही राजकुमारी की अचानक से मृत्यु हो गई। और अपनी बेटी के इस सदमे को सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों तक उनके शुभचिंतकों ने सब कार्य संभाला, पर कुछ ही समय में कारोबार ठप हो गए और सारी शानो शौकत पैसा कौड़ी मिट्टी में मिल गई। आज सालों बाद शायद ही किसी को सेठ सेठानी का नाम याद हो। सेठ सेठानी के जाने के बाद उनकी बेटी की मृत्यु का राज भी अधूरा रह गया। लोगों की माने तो उन्हीं की आत्मा यहाँ पे निवास करती है। इसी कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं और भूतिया हवेली कह पुकारते हैं। सत्यम, भैया क्या आपने कोई आवाज़ सुनी है कभी? भैया, हाँ, कभी कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। कभी लगता है कोई चल रहा है, इसलिए जैसे तैसे दिन में ड्यूटी कर लेता हूँ, पर रात को नहीं रुकता। अच्छा बच्चों, बहुत हुआ, बस इतनी ही कहानी मुझे पता है। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम है। भैया को धन्यवाद बोल हम सब आगे बढ़े और हमारे सामने थी एक बड़ी सी हवेली, द राखीज मैंसन। गेट पर नेम प्लेट पर हमारे कदम रुक गए। भैया की बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और हम सभी सोच रहे थे आगे जाए या वापस लौट जाए। गेट के आगे खड़े होकर काफ़ी सोच विचार के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि आगे जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी का ध्यान किया, जय श्री राम रटते रटते बढ़ गए हम आगे। दोपहर के 12:30 हो रहे थे तो डर भी थोड़ा कम लग रहा था। हवेली के चारों तरफ बागवानी हो रखी थी, पर ये भी खरपतवार से भर गई थी। पीछे की ओर 2 पीपल के पेड़ दिख रहे थे जो हवा से अजीब सी ध्वनि निकाल रहे थे। झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद कोई जानवर चहलकदमी मचाए थे। इस सुनसान जगह पर केवल पत्तियों, जानवरों और हमारे कदमों की ही आवाज़ आ रही थी। 2-3 लोग और दिखे वहाँ पर, शायद वो भी देखने ही आए थे। आखिरकार चौखट पर हम लोग खड़े हुए और एक दूसरे को देख हामी भरी और एक झटके में अंदर चले गए। यह बहुत बड़ा बरामदा था। आगे छोर पर 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी जो कि धूल और सूखे पत्तों से भरी थी। ऊपर छत से झालर लटक रही थी, पर उसकी खूबसूरती को मकड़ी के जालों ने ढक दिया था। कमरे की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेम, तलवारें आदि मिट्टी का चोला ओढ़ चुकी थी। कई जगह तो पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। हम सब थोड़ा आगे बढ़े तो एक गलियारा दिखा। दूसरी ओर भी एक रास्ता था। अब हम लोग हो गए कंफ्यूज कि किधर से और कहाँ जाए। हमें हैरान परेशान देख एक लड़का हमारे पास आया और कहने लगा, पहले ऊपर घुमाइए,
कोई परेशानी हो तो मैं चल सकता हूँ। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। ये सुनकर अंकित बोला, चल भाई अच्छा है, हम लोग कहीं गुम तो नहीं होंगे और डर भी कम लगेगा। धीरे धीरे चलते हुए सत्यम ने उस लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है भैया, और आपको डर नहीं लगता? हमेशा आते हैं क्या सच में यहाँ से आवाज़ें आती हैं? तो लड़के ने बोला, क्या नाम है भाई तेरा? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। वैसे मेरा नाम वेद है, यहीं पास में रहता हूँ, अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ। सच कहूँ तो हाँ, कभी कभी यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, पर किसी को सही नहीं पता। दीदी ने बोला, अरे जाना किस तरफ है भाई, ये तो बताओ। अंश मेरा हाथ पकड़ो और गुनगुन तुम भी मेरा हाथ पकड़ करके चलो। जी दीदी, उस लड़के ने कहा और बताने लगा। वेद बोला, ऊपर के फ्लोर पर जाना मना है और इधर दाएं और केवल 10 कमरे ही खुले हैं, क्योंकि उसके आगे अंधेरा रहता है, और बाएं और एक बड़ा सा आंगन है। तभी वेद का फ़ोन बजा। कुछ बात करने के बाद वो आया और बोला, सॉरी मुझे जाना होगा, घर से फ़ोन था। ओके भाई, ज़्यादा आगे मत जाना, कह वो चला गया। अंकित, तब दीदी किधर की ओर चलना है? दीदी, चलो रूम्स देखते हैं और लौट कर आंगन देखते हैं। सब ने हाँ में सर हिलाया और बढ़ गए। आगे एक कमरा एकदम खाली था, या कहे तो धूल से भरा हुआ था, जाले जड़ा हुआ था। हम आगे बढ़ रहे थे कि अंधेरे में से ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए हमारी तरफ आते दिखे। पीछे से घुंघरू की आवाज़ और उस अंधेरे को फाड़ती बिल्ली की आवाज़, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अचानक ऐसा होने से हम सभी घबरा गए। थोड़ा डर भी लग रहा था, पर एक मन सबका देखने को भी कर रहा था। आखिर क्या है उधर? दीदी, चलो सब वापस, कोई आगे नहीं जाएगा। अंश, पर दीदी अभी तो 6 रूम्स बाकी है, मुझे देखना था। दीदी, कहाँ ना, चलो वापस, सुनाई नहीं देता है। सत्यम, पर दीदी अभी। दीदी, कोई परवर नहीं, चुपचाप से सब वापस चलो, हमें घर भी लौटना है। लौटकर हम लोग आंगन की ओर बढ़ गए। सुनसान गलियारा, पक्षियों की आवाज़ से थोड़ा डर भी लग रहा था। आंगन में पहुँचे तो सब तो देखा, खाली छत पर जगह जगह सूखे पत्तियों का ढेर था। एक रेलिंग से तार बज रहा था। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। हम लोग सोच ही रहे थे कि तभी चर 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 और आवाज़ सुनते ही सबने कदम बढ़ाए और फटाफट निकल गए हवेली से बाहर। बाहर आकर हम लोगों ने चैन की सांस ली और आगे जाकर गेट के पास ही बैठ गए। सब पानी पीकर शांत हुए। मेरे मन में तो कबूतर का ही डर बैठ गया था। अंकित बोला, इतना शांति क्यों है भाई, डर गए क्या सब इतने में ही? सत्यम, ये लोग डरपोक है। अंश, मैं तो नहीं डरा, सबसे ज़्यादा तो स्वीटी दीदी डरी है। सत्यम, अरे गुनगुन और महकती कहाँ गई? मैं, भूत से मिलने। गुनगुन, अंकित भैया और सत्यम को भूत जी बुला रहे हैं। अंश, सच्ची दीदी? और मुझे? मैं, बक पागल, पर्स गिर गया था, वहीं लेने गई थी, आगे ही था। स्वीटी दीदी, तुम लोग का हो गया हो तो चलो। थोड़ी देर बाद फिर से हम लोग उसी चाय वाली टपरी पे पहुंच गए। शाम में 4 बजने वाले थे और आज हम लोग खाना नहीं खा पाए थे। हमने मट्ठी और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय वाले भैया, तो बच्चा लोग क्या क्या देखे? अंश, बहुत कुछ देखे, आज तो मज़ा आ गया। अंकल को पैसा दे हम लोग निकल गए घर की ओर। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उस लड़की को किसने मारा और क्यों, और वो सारी आवाज़ें क्या थी? आपको क्या लगता है, क्या सच में हवेली भूतिया है? क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, और वो आवाज़ें कैसी थी? सोचिए और अपनी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अधिक जानने के लिए आप इस कहानी के अंत तक बने रहिए। शाम के 6:15 बजे हम लोग घर पहुँचे। सब लोग मुंह हाथ धोकर बैठ गए अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने। मौसी बोली, तो बच्चों कैसा रहा दिन, भूत दिखा क्या? अंश,
नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं दिखा था, बस कबूतर देख दीदी डर गई और आगे जाने भी नहीं दी। डर गई थी और लेकर चली आई वापस हम लोगों को। अंकित, अरे मौसी, जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ कुछ दिखता हम लोग वापस आ गए। मम्मी, क्या सच में भूतिया महल है? गुनगुन, नहीं मौसी, या शायद थोड़ा सा। मैं, हाँ थोड़ा सा डरावना तो था, पर उस परिवार के लिए बुरा लग रहा है। सत्यम, और मैं तो सोच रहा हूँ राखी को किसने मारा और क्यों मारा होगा? ओहो, कौन राखी भाई, हमें भी तो बताओ जरा। अंकित, मौसी, उस महल के पीछे एक लंबी कहानी है, पर ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मम्मी, ऐसा क्या है, हमें भी बताओ। अंश, ये सब तो स्वीटी दीदी ही बताएंगी, आप भी कुछ बोलिए दीदी, क्यों चुप है? सत्यम, सोच रही होंगी क्यों पूरा महल नहीं देखे, गलती कर दी है हम लोगों ने। अंकित, नहीं, सोच रही होंगी काश उस बिल्ली से मिल लिए होते। मैं, सही बात है, दीदी तो भूत को भी डांट दी थी। गुनगुन, हाँ दीदी, कुछ देर रुकना चाहिए था। स्वीटी दीदी, देख रही हैं मौसी, ये लोग तो हमें विलेन बना दे रहे हैं। शाम हो रही थी, जंगल का इलाका, कैसे देर करते? अंकित, सच बताओ दीदी, डर गई थी ना तुम? दीदी, बक, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हो गया सबका, चलो थोड़ी देर किताब उठा लो। मौसी, अरे पहले उस लड़की के बारे में तो बताओ। स्वीटी दीदी, मौसी, वो हवेली एक सेठ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी, पर उस लड़की की रहस्यमयी ढंग से 21 साल में ही जान चली गई और इसका सदमा सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो दोनों भी प्राण त्याग दिए। अब लोगों का मानना है कि वहाँ उनकी आत्मा रहती है। मम्मी, अरे ये बात तो किसी को पता ही नहीं, लोग तो बस आत्मा वाली बात ही बताते। मौसी, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, जाने क्या हुआ होगा। नानी जी रूम में आते हुए। मैं, आइए नानी जी, बैठिए। नानी जी, नहीं बेटा जी, हम तो आपकी मम्मी और मौसी को ही बुलाने आए थे। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? नानी जी, भूल गई क्या, आज मिन्नी के यहाँ चलना था। मौसी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। मम्मी, 5 मिनट की 1 घंटा। सब लोग हंस दिए। स्वीटी दीदी, और मौसी कहाँ गए हैं? नानी जी, सब अपने दोस्तों से मिलने गई हैं। स्वीटी दीदी, इन्हीं लोगों का ही सही है। सत्यम, गुनगुन, जाओ सबके लिए चाय बना ले आओ। हम लोग की बात जारी थी। नानी जी, मम्मी और मौसी जा चुकी थी। गुनगुन, गर्मा गर्म चाय, नमकीन और ब्रेड के साथ। अंकित, वाह बहन वाह। सत्यम, इतना ज़्यादा काम, वो भी गुनगुन, कोई काम है क्या? स्वीटी दीदी, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, खुद तो कोई जा नहीं पाया। दीदी दीदी कहाँ खो गई, कब से फ़ोन बज रहा? भाई ने चोटी पकड़ के खींची और पूछने लगा, किन ख्यालों में गुम हो? फिर से फ़ोन बजा तो देखा अंकित का कॉल था। अंकित, कहाँ हो दीदी, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। मैं, हाँ अखबार देखा मैंने, लोग क्या क्या धारणा बनाए बैठे थे और यहाँ तो कुछ और ही निकला। अंकित, हाँ पर अभी भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं, चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, अच्छा बात में बात करते हैं। अंकित, ठीक है दीदी, तब तक मैं सत्यम से बात करता हूँ, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। देखे बड़की दीदी, स्वीटी दीदी क्या कहती है, बाय बाय। आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या लिखा है अखबार में, तो उसके लिए तो आपको कहानी पूरा सुनना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी, भूतिया बंगला का राज, आज हर राज का हुआ पर्दाफाश। नहीं समझे ना, चलिए मैं बताती हूँ विस्तार में आखिर माजरा क्या है। असल में कुछ दिन पहले गश्त लगाते हुए पुलिस ने एक चोर को हवेली के पिछले रास्ते से अंदर जाते पकड़ लिया। पूछताछ में उस चोर ने बताया कि वो चोरी करता है, पर छोटी मोटी, जैसे पॉकेट मारना। उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पर उन्हें हवेली में कुछ नकारात्मक गतिविधि होने का संदेह हुआ।
जिस कारण उन्होंने एक टीम वहां लगा दी और एक हफ्ते की जांच में कई बातें सामने आई। हवेली की हकीकत या फिर तहकीकात में पुलिस टीम के मुताबिक जिस बंगले को लोग भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे वह असल में भूतिया है ही नहीं। जिन जिन बातों से लोग डरते थे असल में वह सब उनका वहम था। पुलिस की टीम ने मामले पर पुष्टिकरण करते हुए बताया कि वो चरचर की आवाज़ वो हवेली के उन दरवाज़ों की है जो बरसात का पानी, हवा आदि से उलझ गए हैं, जो हवा चलने पर आवाज़ करते हैं और हवेली खाली होने के कारण आवाज़ तेज होकर गूंजती है। बिल्ली की आवाज़ वो सच में बिल्ली की ही है जो वहाँ पर रहती है अपने बच्चों के साथ। घुंघरू की आवाज़ बिल्ली के गले में बंधी है और बिल्लियाँ हवेली के आखिरी छोर पर रहती थी जिधर अंधेरे के कारण लोग जाते नहीं हैं। सभी बातों का साबित करने के लिए वीडियो और फोटो ले लिए गए थे। पुलिस अधिकारी ने मीडिया के जरिए जनता से आग्रह किया है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन ना करें। हमें भूतिया हवेली से सबक लेना चाहिए और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अधिकारी बोलते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का हिस्सा ना बने। अंधविश्वास को हराना है, जागरूकता फैलाना है। असल माजरा ये था और लोग इसे भूतिया बाधा समझ रहे थे। आपने तो मेरी जुबानी पढ़ा है, पर हम लोग तो देखे, सुने और महसूस किए थे। सोचिए कितना बड़ा पोपट हुआ हम लोगों के साथ। केवल हम लोग ना, और भी लोगों के साथ पोपट हुआ। चलिए, अंत भला तो सब भला। वैसे आप लोगों को डर लगा या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हो।